हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 13। क्या करें, त्रिभुज ए बी सी में डी एवं ई दो बिंदु क्रमशः ए बी एवं ए सी पर इस प्रकार स्थित हैं कि बी डी सी के बराबर है। यदि एंगल बी एंगल सी के बराबर हो तो सिद्ध करें कि डी ई समांतर होगा बी सी के। चलिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूँ। यहाँ पे ये त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी आपका त्रिभुज हो गया। ए बी सी के त्रिभुज में देखिए क्या कह रहा है कि डी और ई, ए बी और ए सी पर, यहाँ डी दे देते हैं और ए सी पर ई देते हैं, इस प्रकार स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि ये जो बी डी है ना इस सी के बराबर है, तो और एंगल बी एंगल सी के बराबर दिया है, तो हमें दिखाना है कि ये डी समांतर होगा बी सी के। यहाँ पे एंगल बी एंगल सी के बराबर दिया है और ये डी जो है बी सी के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया है, पहले ये देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी तथा ई दो बिंदु क्रमशः ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि बी डी जो है ना सी के बराबर है। और फिर एक और चीज दिया है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जी? सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये जो डी होगा यह समांतर हो जाएगा बी सी के। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ एंगल ए जो है, एंगल बी जो है ना एंगल सी के बराबर दिया है। एंगल बी एंगल सी के बराबर दिया है त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएगी ना, तो यानी कि ए बी बराबर में हो जाएगा ए सी, है ना। हम लोग लिख सकते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, इसमें देखिए ये समीकरण एक। अच्छा, हमारे पास ये दिया है कि बी डी जो है ना सीई के इक्वल है। बी डी जो है ना सी के इक्वल है। ये समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर या तो दोनों का अनुपात ले लीजिए, या पहले घटा लीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अनुपात लेते ही वो साबित हो जाता, उसे ये अनुपात बराबर तो समांतर हो जाता। या घटा के भी थोड़ा अच्छा लगेगा, देख लीजिए। ए बी माइनस का बी डी इक्वल टू में ए सी माइनस का सी ई। तो देखिए ए बी में से बी डी घटा देंगे तो ए डी बच जाएगा और ए सी में से सी घटा देंगे तो ए ई बच जाएगा। अब इसको समीकरण 3 लेते हैं। अब इस समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए डी बटा में डी बी, बी डी सॉरी, इक्वल टू में ए ई बटा में सी ई। तो जब ये देखिए ए डी बटा में ये बी डी और ए ई बटा में ये सी बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये इसके समांतर हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से आपका ये जो डी है ये समांतर हो जाएगा बीसी के। ये आपका प्रमाणित करके हमने इसे दिखा दिया। समझ गए? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस बिंदु पी क्यू आर एस चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं ए बी बी सी सी डी एवं डी ए के सम त्रिभाग करते हैं। अच्छा, सम त्रिभाग है ना जी, यानी कि यहाँ पर देखिए ये एपी जो होगा ना 1/3 होगा ए बी का, उसी तरह से ये सी क्यू जो होगा 1/3 होगा बी सी का। इसी तरह से दिया है, तो सिद्ध करना है कि ये पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है पी क्यू, यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु पी क्यू आर एस, बिंदु पी क्यू आर तथा एस
क्रमशः चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB, BC, CD एवं DA को समत्रिभाग करते हैं। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जी कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए तो हमें एक रचना करनी होगी। चलिए हम लोग एक कोई भी विकर्ण, जैसे मान लीजिए हम लोग AC को ही मिला देते हैं। ऐसे तो मिलाना चाहिए हम लोग को दोनों को, ठीक है, हमें मिलाना पड़ेगा आगे चल के दोनों को। तो चलिए दोनों को ही मिला देते हैं उसी तरह से, ठीक है ना जी। चलिए इसको भी डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं रचना, विकर्ण AC तथा BD को मिलाया, चलिए अब इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हमारे पास ये दिया है ना जी कि PQR तथा S क्रमशः चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB, BC, CD एवं DA को समत्रिभाग करते हैं, ठीक है। समत्रिभाग यानी कि इसे कहने का मतलब ये AP एक तिहाई हो जाएगा AB का, यानी कि अगर ये एक भाग है तो PB आपका 2 भाग हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये CQ एक भाग है तो ये आपका BQ 2 भाग, क्योंकि यहाँ पे ये एक भाग है, ये 2 भाग होगा, ये एक भाग है, ये 2 भाग होगा, ये एक भाग है, ये 2 भाग होगा, ये एक भाग होगा, ये 2 भाग होगा। समत्रिभाग का मतलब ये ना जी, ये इसका पूरे का 1/3 होगा, यानी कि ये एक भाग ये 2 भाग होगा, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं कि यहाँ AP का और PB का अनुपात 1/2 होगा, CQ का और QB का अनुपात 1/2 होगा। तो इन दोनों से अगर देखा जाएगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि AP बटा में PB बराबर में CQ बटा में QB, AP बटा में PB और CQ बटा में PB। तो ये चीज जब तभी होगा जब ये इसके समांतर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, PQ समांतर हो जाएगा AC के। एज समीकरण 1 ले लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमने ये भी दिखाया है ना जी, ये और ये समत्रिभाग है, इसको करते हैं। तो वहां पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि आपका CR और RD का अनुपात 1/2 है, और आपका AS और SD का भी अनुपात 1/2 है। यानी कि अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि CR बटा में RD बराबर होगा AS बटा में SD के, हो जाएगा ना जी। ये CR बटा में, देखो ये दोनों का अनुपात समान आया है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा CR बटा में RD, AS बटा में ये SD के। तो ये तभी हो सकता है जब ये इसके समांतर होगा। यानी कि यहां लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये आपका ASR जो होगा ना समांतर हो जाएगा AC के। तो अब इसको एज समीकरण 2 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ PQ AC के समांतर और ASR AC के समांतर है, इसलिए PQ समांतर हो जाएगा ASR के। तो ये हमने समांतर दिखा दिया, तब इसको समांतर दिखाना होगा इसी प्रकार यहां पर AP बटा में PB 1/2 है ना जी, और AS बटा में SD 1/2।
यानी कि अब यह AP बटा में PB बराबर AS बटा में SD, AP बटा PB और AS बटा में SD, यानी कि ये PS समांतर हो जाएगा BD के, PS समांतर हो जाएगा BD के थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से समीकरण 3। अब उसी तरह से अगर इसमें देखा जाए तो क्या हो जाएगा, CQ बटा में QB बराबर 1/2 और CR बटा में RD 1/2, यानी कि यहाँ से अब लिख सकते हैं कि CQ बटा में QB इक्वल टू में CR बटा में RD, ये अनुपात बराबर होगा, इसका मतलब ये इसके समांतर होगा, यानी कि यहाँ पर QR जो होगा समांतर हो जाएगा BD के, समीकरण 4। अब इन दोनों से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर PS समांतर हो जाएगा QR के, तो ये इसके समांतर, ये समांतर हो गया इससे ऊपर, तथा ऊपर हमने दिखाया है, ऊपर PQ समांतर है SR के, साबित कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर जो PQRS देख रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, हमने इसे साबित करके दिखा दिया, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या कर रहा है, PQR एक त्रिभुज है, PQR एक त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर है PR, PQ ये PR के बराबर है, M एवं N क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं PQ एवं PR के दो बिंदु इस प्रकार है, M और N PQ और PR के दो बिंदु इस प्रकार है कि यहाँ पे ये PM जो है ना PN के इक्वल है। तो सिद्ध करना है कि बिंदु Q R N एवं M चक्रीय है। यहाँ पर दिखाना है कि Q R N और M ये चक्रीय, चक्रीय कब होंगे, जब इनके सम्मुख भुजा के प्रत्येक युग्म का योग या किसी भी एक सम्मुख कोण के एक युग्म का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, तब ये हो जाएगा चक्रीय। चलिए पहले क्या दिया और क्या सिद्ध करना है इसे लिखना है। त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज PQR में PQ जो है ना PR के बराबर है, M तथा N त्रिभुज ABC की भुजाओं PQ तथा PR पर इस प्रकार स्थित है कि PM बराबर में है PN। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि QRN तथा M चक्रीय है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। चलिए अब इसका प्रमाण, हमारे पास PM बराबर में PN दिया है और PQ बराबर में PR दिया हुआ है, यहां भाग कर देते हैं, भाग देने पर यानी आ जाएगा, समीकरण 1 2 भी मान सकते थे, इसे भी लिख दो, PM बटा में PQ इक्वल टू में PN बटा में PR, PM बटा में PQ और PN बटा में PR। ये तभी हो सकता है जब MN समांतर होगा QR के, MN समांतर हो जाएगा QR के, कैसे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये पॉसिबल है ना जी। यहाँ पे लिख सकते, जब हमने ये समांतर दिखा दिया तो अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर चूंकि PQ PR के बराबर दिया है तो यहां से हम लोग एंगल Q एंगल AR के इक्वल नहीं दिखा कर सकते। कैसे दिखाएंगे एंगल Q एंगल R के इक्वल, यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे जी, यहाँ पे लिख सकते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब त्रिभुज के अंदर ये सब समान भुजा के ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब देखते हैं
QRNM में, चतुर्भुज QRMN में, इसमें देखिए यहां पर MN हमने समांतर दिखाया है QR के, साबित कर चुके हैं। तो जब ये समांतर है तो आप यहां पे कह सकते हैं कि एंगल QMN और प्लस में एंगल Q, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल QMN यानी ये वाला कोण और एंगल Q, इन दोनों का योग 180 होगा। क्यों? हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, समांतर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एकांतर, एक ही तरफ के अंतः कोण है, एक ही तरफ के अंतः कोण है, इसलिए। अच्छा, ऊपर हमने दिखाया है कि एंगल Q जो है एंगल R के बराबर है, दिखाया ना, तो एंगल Q को हटा के एंगल R नहीं लिख सकते हैं, तो एंगल QMN प्लस में एंगल R बराबर में 180। अब देखिए ये और ये कोण का योग 180 होने लगा, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि QRNM एक चक्रीय चतुर्भुज है, अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज है, या आप ये भी तो लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि QRN तथा M चक्रीय है, ये चक्रीय बिंदु है, ये हमें यहाँ पे साबित करके दिखा दिया, ये हमने प्रमाणित यहाँ पर कर दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दी गई आकृति में यहाँ पर DE समांतर है AQ के, DE समांतर है AQ के, DF समांतर है AR के, DF समांतर है AR के, तो सिद्ध करना है कि EF समांतर होगा QR के, EF QR के समांतर होगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है। DE समांतर है AQ के और DF समांतर है AR के। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज PQR में, काफी इतना उतना कोर्स डिटेल में क्या लिखना है, तो सिद्ध करना है कि EF जो होगा ना समांतर हो जाएगा QR के। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज PQA में, इस वाले त्रिभुज में देखिए क्या दिया है, DE जो है ना समांतर है AQ के, ये दिया है। तो जब ये समांतर दिया है तो थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं जी, यहाँ पर ये DE समांतर है AQ के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका PD जो होगा ना, PD बटा में DA बराबर हो जाएगा PE बटा में EQ के, थेल्स प्रमेय से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए, फिर अब चलते हैं त्रिभुज PRA में। यहाँ पर DF जो है ना समांतर दिया हुआ है AR के, ये दिया है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये DF AR के समांतर है, तो हम लिख सकते हैं PD बटा में DA बराबर हो जाएगा PF बटा में FR के। ठीक है, ये भी थेल्स प्रमेय से ही होगा, थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा। ये समीकरण 2 ले लेते हैं हम, इन दोनों समीकरणों से देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यहाँ पे PD बटा में DA यहाँ भी वही है, इस ये बराबर हो जाएगा, तो PE बटा में EQ इक्वल टू में PF बटा में FR, PE बटा में EQ और PF बटा में FR, ये तभी बराबर हो सकता है जब EF समांतर हो जाएगा QR के। यहाँ लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से ये हो जाएगा EF समांतर QR, यही नाम है प्रमाणित करना था, हमने इसे प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। त्रिभुज ABC और DEF एक ही आधार BC पर तथा BC के एक ही ओर स्थित है। त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर, ठीक है, तथा BC के एक ही ओर स्थित है। BC पर स्थित किसी बिंदु X से BC पर बिंदु X से XZ समांतर BD खींचा गया है और XY
समांतर BA खींचा गया है। ठीक है, जो क्रमशः DC को Z बिंदु पर, अच्छा DC को Z बिंदु पर और AC को Y बिंदु पर मिलते हैं। तो सिद्ध करना है कि ये YZ होगा, समांतर होगा AD के, ये हमें दिखाना है। चलिए दिए, पहले दिया है जो लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC एक ही आधार BC के एक ही ओर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, बाकी चीज लिखना जरूरी है, लिख देते हैं। BC पर बिंदु X से XZ समांतर BD तथा XY समांतर BA खींचा गया है, जो क्रमशः DC से Z बिंदु पर तथा AC से Y बिंदु पर मिलते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि YZ जो होगा समांतर होगा AD के। चलिए अब इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं, एक एक करके देखिए। हमारे पास पहला देखिए समांतर जो दिया है XZ, ये समांतर दिया है BD के। तो ये इस वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज BCD में, इस वाले में, या आप DBC भी कह सकते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से, है ना। त्रिभुज DBC में, इसमें देखिए क्या दिया है जी। DBC में क्या दिया है, तो ये दिया है DBC में कि XZ जो है ना समांतर है BD के, ये दिया है। तो जब ये समांतर दिया है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग CX बटा में XB इक्वल टू में CZ बटा में ZD लिख सकते हैं। पहला समीकरण थेल्स प्रमेय से। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज ABC में देखिए, इस वाले में यहाँ पर XY समांतर BA दिया है। तो यहां से भी हम लोग थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा CX बटा में XB बराबर में CY बटा में YA, ये समीकरण 2 हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। चलिए अब इन दोनों समीकरणों से यहाँ पे देखते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या होगा, यहाँ पर CX बटा में XB, यह भी CX बटा में, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब CZ बटा में ZD बराबर में CY बटा में YA। देख लीजिए, CZ बटा में ZD और CY बटा में YA तभी हो सकता है जब ये YZ AD के समांतर होगा। ठीक है ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर YZ AD के समांतर हो जाएगा, YZ समांतर हो जाएगा AD के। ये हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर
पाथफाइंडर क्लासेस सप्रा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।